नमस्कार मित्रों, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं मेरी तरह से। यूट्यूब चैनल के प्रवाह मंथन से आप लोग पिछले 3 कानून कृषि के हमारे सुने और काफ़ी लोग पसंद भी किए। देखिए, जब कोई बहुत व्यापक परिवर्तन होता है, कोई नई व्यवस्था आती है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती हैं और समय-समय पे उसका ध्यान रख कर के कमियों को दूर करना भी सरकार का काम है जो है। ये जो जन आंदोलन हुआ है, ये भी एक तरह का देखा जाए तो इससे भी कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आए हैं और सरकार को भी ये लगा है कि कुछ सुधार होने चाहिए और वाजिब जो उनको लग रहा है कि नहीं, ये किसानों के हक में है, उस सुधार की को मानने को भी तैयार भी है। उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो आज का मेरा जो है कि जो कृषि कानून है उसमें क्या सुधार किए जाएं, तो मैं उसका विवरण दूंगा जो है। हमारे समझ से कुल 10 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि गौर करने वाली बातें हैं, इस कानून को थोड़ा सा और सरल करने के लिए। हो सकता है कि इसमें से बहुत सी चीज़ें जो है वो सरकार को भी लगती हो जो है। एक दो चीज़ों को भी तो सरकार मान भी रही है कि संशोधन किया जाएगा जो है। इसके अलावा भी शेष जो 7-8 और जो बिंदु हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जो पहला वो प्रावधान किसी का है कि कोई भी आदमी, वो प्राइवेट आदमी आकर के कहीं से भी अगर उसके पास एक पैन कार्ड भी हो या आधार कार्ड भी हो, तो भी वो इस कृषि उत्पाद को खरीदने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर सकता है। इसमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। आजकल तो देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड कौन नहीं बना ले रहा है जो है। तो ये इससे बचना चाहिए और पार्टी को एक राज्य स्तर पे जो है या कहीं भी एक रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि वो उसकी एक पहचान बन सके, हाँ, एक ये अमुक आदमी है जो है। और किसी के पैन कार्ड या आधार कार्ड की तुलना में ये बढ़िया होगा जो है। दूसरी बात कि जो एपीएमसी के में काम करने वाले लोग हैं, जो मंडी में हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो जो प्राइवेट जो मार्केट आएगा उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। उनका भी कहना उचित है, क्योंकि देखिए, जब तक जो है वो लेवल प्लेइंग नहीं होगा जो है, अगर एपीएमसी को भी हमको रखना है जो है और वो उस मार्केट को भी रखना है, तो दोनों में समतुल्यता होनी चाहिए। अगर यहाँ भी टैक्स है तो वहाँ भी होनी चाहिए जो है। तो टैक्स जो है उस पे भी लगना चाहिए और ये सरकार इस बात को भी मान रही है जो है। तीसरा जो पॉइंट है कि एपीएमसी में खुद भी जो अभी एपीएमसी का एक्ट है उसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जैसे कि 2.5% तो मंडी का ही टैक्स हो जाता है। इसके अलावा भी सेल्स टैक्स है, रोड टैक्स है, इन टैक्सों में भी कुछ कमी करना चाहिए जो है और मंडी को और बेहतर बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, ताकि एपीएमसी जो है, जो जो प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, उनसे अच्छी तरह से जो है वो कंपटीशन कर सके जो है और इसी पे उसका सर्वाइवल भी रहेगा जो है कि मंडी आगे रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, अगर अपने में भी सुधार करता है, जैसे कि हम ई नाम पोर्टल से सारे एपीएमसी मार्केट को सरकार ने जोड़ा हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो एपीएमसी को मजबूत बनाने का कदम है जो है। तो ऐसे ही जो है और भी साफ सुथरा करने के लिए एपीएमसी में भी कुछ जो है प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि कृषि जो उत्पाद हैं उनको उचित दाम भी मिले और एक बहुत पारदर्शी व्यापार भी उनको वहाँ पे हो सके जो है। चौथी बात ये कह रहे हैं कि देखिए, कहीं भी मैंने जो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पढ़ा, कहीं उसमें जो है वो डिपॉजिट की बात नहीं आई। कोई ट्रेडर सपोज कर लीजिए कि अगर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्म कर रहा है किसी फार्मर के साथ जो है, तो उसके पास ये तो होना ही चाहिए भाई कि उसके पास कितना सिक्योरिटी में वो कितना पैसा है जो है। अभी अब मान लीजिए कि उसी आधार पर ये तय होगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या हो सकती है। हो सकता है कि वो छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, पता लगा कि छोटा व्यापारी है और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो है बहुत बड़ा जो है, यानी कि उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो 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 कॉन्ट्रैक्ट किया वो बहुत ज़्यादा पैसे का कर लिया। तो इससे बचना चाहिए और सरकार पे इस पे एक ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कहीं देनदारी अगर देना पड़े तो वो दे ना सके जो है, पलायन न कर जाए जो है। तो एक
मेरा सुझाव ये है कि जो भी स्पॉन्सर होगा उसके साथ एक सिक्योरिटी मनी जो है वो सरकार राज्य सरकार जो है वो अपने पास रखे। और इस रखने से एक और भी फायदा होगा कि अगर जो है कोई डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए जो है कि किसान और स्पॉन्सर के बीच में, तो निपटारा करने में भी, पैसे की लेन देन में भी बहुत आनाकानी नहीं होगा जो है। नहीं तो पता लगा कि फैसला भी अगर किसान के हक में हो गया तो पैसे देने में पता लगा कि वो पैसा ही नहीं, डिफाल्टर हो गया जो है। तो इस चीज़ करके सरकार से मेरा अपील है कि एक सिक्योरिटी मनी जो है का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए जो है, ताकि वो किसान को समय पे पैसा दे सके जो है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है मेरे समय से, देखिए हमें ये ध्यान रखना है और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पॉन्सर हो एक ट्रेडर न हो, केवल व्यापारी न हो। व्यापारी अगर रहेगा तो वो केवल लाभ 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 के बारे में बात करेगा जो है, और वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा और बहुत कृषि के जो इनोवेटिव जो चीज़ें हैं, जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, वो जो रिसोर्स, जो वहाँ का संसाधन है, उसके उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके जो है, उसके बारे में नहीं सोचेगा वो केवल पैसे के बारे में सोचेगा जो है। पैसा, ट्रेडर बात कर लिया किसान से, उसको फायदा ही बस दिखेगा जो है। तो मेरा सुझाव ये है कि व्यापारी वर्ग को इससे दूर रखना चाहिए और केवल वही स्पॉन्सर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा सके उस एरिया में, उन्हीं को इसमें आने के लिए इजाज़त देनी चाहिए या प्रेफरेंस देनी चाहिए जो है। अगर मान लीजिए कि 4 लोग आ रहे हैं, उसमें एक इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए कि हाँ, इस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाए, न कि केवल ट्रेडर के हिसाब से। उससे क्या होगा कि उस एरिया में एक तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा कि नहीं, कि ये आदमी एक इस्टेब्लिश किया है, कुछ पैसा भी लगाया है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये जल्दी यहाँ से निकल के जाएगा नहीं, भाग के जाएगा नहीं। और ये विश्वास किसानों के लिए भी बढ़िया है, और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो मालिक होगा, जो स्पॉन्सर होगा, उसके लिए भी बढ़िया है। तो मेरा ये सुझाव है कि ट्रेडर के से ज़्यादा बढ़िया है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्पॉन्सर हो, उसको जो है वो प्रेफ़रेंस दिया जाए जो है। देखिए, जो कई जगह हमने देखा, कानून में भी है कि जो डिस्प्यूट हुआ है किसान और स्पॉन्सर के बीच में, अगर हो जाता है तो मान लीजिए, तो सुझाव सरकार की ओर से ये दिया गया कि एसडीएम स्तर पे 1 महीना के अंदर में, और नहीं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाएगा और वो निर्णय होगा जो है। इसके पीछे लॉजिक सरकार का ये था कि न्यायालयों में एक तो समय नहीं है, और ऐसे ही न्यायालय जो है वो केस के बोझ से दबे होते हैं जो है, और फिर कोर्ट कचहरी में तो आप देखते हैं न्याय में बहुत देरी हो जाती है। इससे बचने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था लागू किया था। लेकिन अब जो है सुने हैं कि सरकार जो है दबाव में आकर के, और जो सिविल कोर्ट है, दीवानी न्यायालय, उनको भी फास्ट ट्रैक में इजाज़त दे दिया कि नहीं, ठीक है भाई, वहाँ भी ये मुकदमे जो है डिस्प्यूट का चल सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा मेरा जो अपना विचार है, वो एक तीसरा है। देखिए, एसडीएम और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखा जाए तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा जो है दबाव होता है जो है, बहुत काम भी यहाँ भी है जो है। और काम के अलावा हो सकता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो किसी भी माध्यम से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाले जो है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उनके पक्ष में भी डिसीजन दे सकती है जो है। तो इस दबाव को भी कम करने के लिए जो है, मेरे समय से ना वो दीवानी न्यायालय में जाए और ना ये न्यायालय में जाए, उसको एक राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रीय कृषि न्यायालय का गठन करना चाहिए। और इसमें जो है, और ये जैसे कि हाई कोर्ट हमारे यहाँ है, वैसे ही हर स्टेट में एक एक उसका हाई कोर्ट बनाया जाए, और बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और ये तहसील या एसडीएम लेवल पे ये कोर्टें हों जो है। और इसमें एक एग्रीकल्चर से संबंधित उस विषय का स्पेशलिस्ट हो, जज हो, और 2-3 लोग और हों। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये तो मेरे ख्याल से जो लोग एक्सपर्ट होंगे जो है, वो चाहे वो न्यायालय के लोग हैं या कृषि वैज्ञानिक हो, ये मिलकर के आपस में तय कर लो। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा जो है, क्योंकि एक स्वतंत्र इकाई होगी और उसके पास कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। अभी केस भी कम रहेंगे, तो सिलसिलेवार से देखा जाए तो बहुत जल्दी इसका निपटारा भी हो सकता है जो है।
तो जैसे कि तहसील में मान लीजिए कि आ गया कि कोई एक एक कृषि वैज्ञानिक होगा, हो सकता है कि वो काउंसिलर समझौता करने की भी व्यवस्था कर ले जो है, या एक्सपर्ट जो है वो मिल करके कोई अपनी राय दे सब जो है। अगर यहाँ नहीं होता है तहसील स्तर पे, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाए, और इन दोनों से नहीं होता तब वो हाई कोर्ट में जाए जो है। लेकिन एक तरह का एक न्यायालय का गठन होना चाहिए जो सिर्फ इसी निपटारे के लिए हो, तो न एसडीएम और डीएम के चक्कर में और न ही इस न्यायालय में, जहां दोनों ही समय की बर्बादी होगी और किसान को दौड़ना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी दूसरी बात है कि मान लीजिए कि कोई स्पॉन्सर है, वो रजिस्टर्ड है, सपोज कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो है, और हमारे यहाँ आकर कैंडिडेट किया जो है, दूसरे राज्य में है और यूपी में कर लिया, तो किसी भी हाल में किसान को इस डिस्प्यूट में उसको दौड़ना न पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए जो है। सरकार को नियम ऐसा बनाना चाहिए कि किसान को जिला छोड़ करके न जाना पड़े जो है। और ये भी अगर मान लीजिए कि मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट तक जाता है, तो उसमें किसान को वहाँ न जाना पड़े, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसकी जो है वो आई विटनेस माना जाए, या उसको जो भी कहना हो अपनी जो है वो बात वो कह सके जो है। ये इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए किसान के पास इतनी क्षमता भी नहीं होती है, समय भी नहीं है कि वो जिला जिला से जा करके हाई कोर्ट दौड़े जो है। तो इन सब चीज़ों को किसानों के हित में ही ये सब बातें जो है वो तय कर लेनी चाहिए जो है कि अगर मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर वो हाई कोर्ट में जाता है जो है, मतलब कि जिला, अरे जो कृषि जो न्यायालय जो जो मैंने सुझाव दिया है, वो अगर हाई कोर्ट तक मुकदमा जाता है, तो इसका ये ख्याल जरूर रखा जाए जो है। और किसी भी हालत में देखिए, मुकदमे में किसी भी हालत में, चाहे वो तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में, 6 महीना से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। 2 महीना तो लग जाएगा मान लीजिए कि यहीं भी जो है, और फिर वहाँ जाता, तो इससे अधिक काल नहीं लगना चाहिए। और अगर इससे अधिक लगता है, और अगर गलती जो है स्पॉन्सर की होती है, तो इस पर कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगनी चाहिए, जो किसान के हित में होगा। तो मेरा एक सुझाव था कि राष्ट्रीय कृषि न्यायालय की एक गठन किया जाए, और उसमें जो है कैसे उसमें जज और कृषि एक्सपर्ट कैसे कैसे रहेंगे, ये एक समिति जो है उस पर तय करके, और ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट वो करे जो है। आठवां जो बिंदु मेरा है कि देखिए, एक जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है ये होना चाहिए। अब किसान बहुत साधारण इंसान है, वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा के बाद मैं तो कहता हूँ कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी आधी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो किसान कहाँ से समझ पाएगा। तो एक मोटा मोटी जो है, एक जिसमें कि 8-10 चीज़ों का ब्यौरा हो, जैसे कि उसमें नाम लिखा हो, किसान का नाम लिखा हो, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, इस स्पॉन्सर का नाम लिखा हुआ हो, दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस फसल का नाम लिखा हुआ हो, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो लिखा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी हो साइज, वो लिखा हुआ हो। फिर उसका जो है वो जो रेट है कि क्या रेट देंगे उस उत्पाद का, वो लिखा हुआ हो। अगर वो सर्विस दे रहा है, माने कृषि उत्पाद के लिए, जैसे कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं फसल का, तो उसमें क्या पेस्टिसाइड होगा, कितना इरिगेशन होगा, कितना ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी जो है, ये सब चीज़ों का अगर कोई एक्सपर्ट वो बनाता है, तो उसका क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होगा, ये सब चीज़ें एक एक पन्ने में होना चाहिए। और उसके बाद एक लाइन और लिख देना चाहिए कि कोई भी लीगल वैल्यू जो है इसके अलावा अन्य चीज़ें आती हैं। देखिए उसमें उसमें हो सकता है कि बाद में और भी चीज़ें ऐड करें कंपनी जो है, ठीक है, वो ऐड करे, कोई बात नहीं है। तो एक वो सुविधा के लिए होगा, न कि वो किसी मुकदमे की अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो चीज़ चीज़ जो है उसमें न रखा जाए। तो ये मोटा-मोटी 7-8 चीज़ें एक एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो हर एक किसानों के लिए हो। उसको बस उसमें उसमें फिलअप करे फार्म में जो है, नीचे नीचे सिग्नेचर कर दे जो है। इससे क्या होगी कि वो किसान के लिए आसानी होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है करने में उसको आसानी होगा जो है। जो 9वीं बात है, एमएसपी की मैं बता रहा हूँ। देखिए, एमएसपी अगर सरकार कोई लिखित दे न भी दे, तो भी एमएसपी बंद नहीं होने वाला है। बंद क्यों नहीं होगा? ये आप इसलिए ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, हमारे यहाँ 2013 में कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह ने एक एक्ट पारित किया,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये पूरे विश्व का बहुत बड़ा ये एक्ट था, जिसमें कि 80 करोड़ करीब करीब लोगों को देखा जाए तो खाद्य की सुरक्षा की गारंटी लिया गया है जो है। तो जब सरकार ने एक ऑलरेडी एक्ट पारित किया हुआ है, कांग्रेस सरकार ने पारित किया, 2013 में किया था, वो अधिनियम अब चल ही रहा है जो है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार को तो गेहूं, चावल, ये सब तो खरीदना ही खरीदना है। नहीं खरीदेगी तो वो कहाँ से देगी जो है। जैसे कि स्कूल में देखिए जो मिड डे मील होता है, उसको भी देना होगा, तो उसके पास अन्न अन्न होने ही चाहिए जो है। गरीबों के लिए जो अन्न जो वितरण हो रहा है, उसके लिए भी उसको देना ही पड़ेगा। तो उसकी मजबूरी है कि वो जो है वो एमएसपी पे किसानों से धान खरीदे। ये लिखित के नाम पे जो इतने हल्ला हो रहा है, वो माने कि लिखे या न लिखे, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अगर किसान इस पे एडमेंट है कि नहीं नहीं लिखित होना चाहिए, तो एक सरकार को लिख देने में कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है जो है। जो 10वां पॉइंट है और ये अंतिम पॉइंट है जो है, देखिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मैंने बताया था कि इसमें कब कोई वस्तु आवश्यक वस्तु में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए 2 पैरामीटर तय किए गए थे। और उन दोनों पैरामीटरों में ये था कि अगर कोई पेरिसेबल का मतलब जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब चीज़ें जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, इनको पेरिसेबल बोलते हैं। इनकी कीमत 1 साल में अगर 100% यानी कि दूना हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50 रुपया किलो अगर कोई अ, सब्जी है और साल के अंत में अगर 100 रुपया हो जाता है, तो ये जो है वो तुरंत जो है वो इस आवश्यक वस्तु में आ जाएगा। अब तक तो नहीं था, लेकिन वो आ जाएगा जो है, ठीक है। वैसे ही खाद्यान्नों में भी था 50%, यानी कि कोई अगर 100 रुपये की चीज़ है अगर वो उसकी कीमत 150 रुपया हो जा रही है, तो ये 50% का एक साल में बढ़ोतरी हो गया। तो जैसे ही 50% की बढ़ोतरी होगी, वो वस्तु जो है वो इसेंशियल कमोडिटी में यानी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी, और फिर इन दोनों का जो है कोई आदमी भंडारण नहीं कर सकता है। जो ये प्रस्ताव इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये 2 चीज़ें रखी गई हैं जो है। लेकिन हमारे समझ से ये जो 100% पेरिसेबल के लिए 50% नॉन पेरिसेबल के रखा गया है, ये इस सीमा को थोड़ा और कम करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि इस साल 1 जनवरी को 20 रुपया किलो टमाटर था, ठीक। साल के अंत में मतलब कि 31 दिसंबर को ये 20 का दूना कितना 40 यानी कि 39 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो कानून तो ये है कि 100% 100% तो तब होगा जब वो 40 के भाव पे होगा। मान लीजिए कि 38 रुपया या 39 ही रुपया हुआ, तब वो ये जो टमाटर जो भी ये गुड्स था मेरा जो है कृषि उत्पाद, ये उस कमोडिटी क्या नाम है कि वो जो आवश्यक जो वस्तु था, वो उस श्रेणी में नहीं आएगा जो है। लेकिन जरा देखिए अब अगले साल क्या होगा, यानी कि फिर 1 जनवरी को क्या होगा कि कीमत तो देखिए कीमत कितनी थी उसकी जो है, पहले हमने कितना रखा, 20 रुपया रखा, कीमत 38 रुपया हुआ। और अगले साल यानी कि अगर 39 रुपया या 40-41 रुपया भी हो जाता है, तो भी वो इसेंशियल कमोडिटी में अभी नहीं आएगा। और साल के अंत तक अगर सपोज कर लीजिए कि वो 78 रुपया दाम आ जाता है, तो भी वो आवश्यक वस्तु के कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन दाम देखिए 20 रुपया से 78 रुपया, कितना गुना, 4 गुना हो गया। तो ये जो 100% का ये जो जो इन्होंने जो नियम रखा है, इसको मेरे ख्याल से सरकार को कम करना चाहिए, 50% करना चाहिए जो है। यानी कि अगर कोई भी पेरिसेबल सड़ने गलने वाली चीज़ है, एक साल के अंतर्गत अगर उसके दाम की में बढ़ोतरी 50% का हो जाता है, तो उसको ये आवश्यक वस्तु के अंतर्गत रख करके और उस पे भंडारण को मना करना चाहिए, उस पे चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को जो है। और ऐसे ही खाद्यान्न के लिए जो है 30% का रखना चाहिए, 50 की जगह 30%। तो ये 2 मेरे सुझाव हैं कि ये जो दोनों जो खाद्यान्न की जो व्यवस्था है आवश्यक वस्तु सेवा के अंतर्गत,
कि 100% पेरिसेबल के लिए और 50% नॉन पेरिसेबल के लिए इस सीमा को घटा दिया जाए, 100 से 50 कर दिया जाए और 50 से 30 कर दिया जाए तो ज़्यादा ये उचित रहता है। तो देखिए ये मेरे सुझाव रहे हैं। ये जो कृषि कानून है उसके अंतर्गत मैंने 10 पॉइंट आपको गिनाए और सरकार से भी मेरी अपील है कि मेरी बात सुने। अगर उसको अच्छा ये मेरा सुझाव लगता है तो इसको इस पे भी ज़रूर ध्यान दे, अमल करे जो है। तो मित्रों, ये पूरा कृषि का जो तीनों कानून था उसमें हमारी आदत है कि मैं कोई भी चीज़, अगर कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान ज़रूर अपने तरफ से देता हूँ जो है। और वो समाधान किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं है। मेरा तो यही काम है जो है। तो अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।